अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम स्पेशल टॉक के साथ मैं सैफ रहमान हाजिर खिदमत। पॉलिटिक्स के अंदर जो हमारे यहाँ डिबेट्स चल रही हैं, आज हम उसी पे फोकस करेंगे। उसमें बहुत सारे जो कंट्रोवर्सीज रेज़ की जा रही हैं या पैदा हो चुकी हैं, लेकिन वो कोई नई बात नहीं है। वो पहले से बड़ी देर से ये सिलसिला चलता रहा है कि जो भी पार्टी हारती रही वो हमेशा ये कहती रही कि धांधली हुई है, और धांधली होती भी रही है। और उसके तरीके जो नित नए तरीके ईजाद होते रहे हैं। माजी में हमने देखा जेरीमैंडरिंग होती रही है, और भी बहुत से तरीक़ों से हल्के पूरे के पूरे गायब हो जाने और लोगों को कंफ्यूज करने के भी स्लोगनियरिंग जो है इस तरह की जाती है। और फिर मैनिफेस्टो का जो झांसा है वो तो सबसे बड़ा धोखा है। मैं समझता वो भी प्री पोल रिगिंग में शुमार करना चाहिए हमें। हम नहीं करते कि जैसे माजी में एक पार्टी कहती रही जी 1 करोड़ नौकरियां देंगे, अब फिर एक और पार्टी ने कह दिया कि जी अपने मैनिफेस्टो में हम भी 1 करोड़ नौकरियां देंगे। तो जब मैंने उनके एक बहुत बड़े फाइनेंस विजिट से पूछा तो कहते जी 5 साल में। तो यानी ये भी कोई बात हजम नहीं हो रही। फिर कहीं से 300 यूनिट की बात होगी, और इसमें हर तरह की तावीलें जो हम सुन रहे हैं। और बजाय ये कि लोग जाके सबूतों के साथ अदालतों के दरवाजे खटखटाएँ, जहाँ पे इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स भी बनने हैं और सारे मामला तय होने हैं, तो लोग जाके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं और वहाँ पे जोर लगाया जा रहा है फॉर्म 45, 47 हुए होंगे। ये तो कोई बात, इसमें कोई हम नहीं कहते कोई गलत कह रहा है, लेकिन सबूतों के साथ हमने अपनी बात को साबित तो करना है। तो वहाँ जो बेस्ट फोरम्स है वहाँ किया जाए। और सबसे बड़ी डिबेट और सबसे बड़ा डिमांड पब्लिक का ये है कि अब ये अनहेल्थी अननेसेसरी डिबेट्स कब तक चलेंगी। कौन अच्छा है, कौन बुरा है, मैंने किस लीडर से इश्क करना है, किस लीडर से नफ़रत करनी है, किसको ओए कहना है, किसी को प्यार से उसका नाम मुंह चूम के उसका नाम लेना है। तो ये जो रविश हमारे यहाँ आ गई है, ये तो एक ऐसे लगता है कि एक क्लाउड कुकू लैंड या एक अफसानवी दुनिया में हम चले गए हैं, जहाँ हम बड़ा मज़ा ले रहे हैं, कम होवे ना होवे मज़ा बड़ा आ रहा है। तो ये इन सारे मौजूआत पर हम आज बात करेंगे। हमारे साथ एक बड़ा सीजन पैनल है। स्काइप पर हमें ज्वाइन किया जनाब मियाँ इमरान मसूद साहब ने। मियाँ साहब, हम आपको वेलकम करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मियाँ साहब बड़े सीजन पॉलिटिशियन हैं एंड एन एजुकेशनिस्ट एज वेल, वाइस चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी और एजुकेशन मिनिस्टर हैं साहब का। मियाँ साहब की बड़ी खिदमत हैं और उनका शुक्रिया कि उन्होंने बड़ा टाइम निकाला। और हमारे दूसरे मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब खालिद मंसूर अफरीदी साहब। जी, हम आपको वेलकम करते हैं। खालिद मंसूर अफरीदी साहब एक बैंकर भी हैं, इकोनॉमिक्स पे भी बड़ा इनकी दस्तरस है और बहुत से चैनल्स पे बतौर तजियाकार आते रहते हैं। खालिद मंसूर साहब, मैं आपकी इजाज़त से मियाँ इमरान मसूद साहब को लेता हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि उनसे बात की जाए। मियाँ इमरान मसूद साहब, अब ये इस वक्त फिर एक बहरान की सी कैफियत दिखाई दे रही है। आज फिर बहुत से चैनल्स पे और जगह जगह प्रेस टॉक हो रही है, मीडिया टॉक हो रही है, और एक ही वक्त में कई किस्म की कंट्रोवर्सीज रेज हो रही हैं। मौलाना फजलुर रहमान का एक बयान आया, फिर उसके साथ ही एक बयान, उसका काउंटर बयान एक अखबार में छप गया ज़राए से। अब वो मौलाना फजलुर रहमान जो PTI की नफ़रत का शिकार रहे हैं, अब वो उनको बड़े महबूब हो गए। वैसे ये महबूब, मकबूल, माशूक, इश्क, ये पॉलिटिक्स कुछ ज़्यादा नहीं चल रही हमारे माशरे में जनाब मियाँ साहब? देखिए जी, आज के जो महबूब हैं वो कल के कह ले रकीब बन जाते हैं, और आज के रकीब कल के महबूब बन जाते हैं, मातूब हो जाते हैं। ठीक है जी। तो सियासत में ये इश्क माशूकी जो है ये चलती रहती है, बड़े अरसे से हम देखते आ रहे हैं। दरअसल सियासत में कुछ ऐसे स्टेजेस आती हैं जब मुख्तलिफ जमातें एक ही पॉइंट पे, एक एजेंडे पे इकट्ठी हो जाती है। जी जी, ये कोई नई बात नहीं है। पार्लियामेंट के अंदर भी लोग इकट्ठे हो जाते हैं किसी पॉइंट ऑफ व्यू में, और पार्लियामेंट से बाहर अवाम की अदालत में भी एक खास पॉइंट ऑफ व्यू पे इकट्ठे हो जाते हैं। आपने अपने इंट्रो में जिक्र किया जी, देखिए मैं अभी टीवी पे देख रहा था, GDA का जलसा हो रहा था। GDA का भी मैंने नाम लेना था, लेकिन बहरहाल अच्छा किया आपने ऐड कर दिया। जी जी सर। तो अब मैं जो ये देख रहा हूँ मियाँ साहिब के काफी इसमें एक सेंस जो है वो डेवलप हो रही है रिगिंग के हवाले से। ट्रेडिशनली जमातें जो हारती हैं वो रिगिंग का रोला तो डालती रहती हैं, लेकिन होती भी नहीं और हमने भी
आपने खुद कई भी फेस ऐसी। किया हुआ है। जी सर, आपने भी तो फेस किया हुआ है खुद। जी बिल्कुल, मैंने तो बहुत से इलेक्शंस में फेस किया है, रिगिंग भी फेस की। मेरा बाई इलेक्शन था, मेरा रिजल्ट बदल दिया गया। मुझे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने कहा, जनाब यूसुफ रजा गिलानी ने, कि हमने आपका रिजल्ट बदल दिया। 2010 की बात कर रहा हूँ। यानी इतनी चले छोड़े इतनी अंग्रेजी में कहते हैं इतनी ओडेसिटी के साथ कह दिया कि हमने बदल दिया। जी, ओडेसिटी इसलिए थी कि ट्रेडिशन थी पाकिस्तान में, ये होता है, आज भी हुआ है, होता रहा है, और शायद आइंदा भी हो। और जिस मैंडेट की हम बात करते हैं, जिस मैनिफेस्टो की आपने बात की है, जी जी, देखिए मैनिफेस्टोस जो हैं वो पूरे तब होंगे, या मैंडेट्स तब तक नहीं मिलेंगे आपको जब तक आपकी क्रेडिबिलिटी इदारों की बेहतर नहीं होगी या 100% नहीं होगी। आज फिर आपने इलेक्शन से पहले एक प्रोग्राम किया था, उस प्रोग्राम में मैंने यही कहा था जी। कि इलेक्शन कमीशन को अपनी क्रेडिबिलिटी के हवाले से बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेना पड़ेगा। और ये जितनी भी उंगलियां हैं, ये they're all pointed towards the election commission of Pakistan। जी ये सब यहाँ पर प्री पोल रिगिंग भी की गई इलेक्शन से पहले, कैंपेन के दौरान, और फिर जब नॉमिनेशन पेपर्स देने की बारी आई तो हमने तो अपने इलाके में देखा कि नॉमिनेशन पेपर्स को छीना गया और खुफिया पुलिस ने जाकर वो नॉमिनेशन पेपर्स छीने। फिर जब स्क्रूटनी की बारी आई तो कैंडिडेट्स को उठा लिया गया एक खास जमात के, और जब कैंडिडेट्स दोबारा उनके वकला पहुंचे तो आरओज जो हैं, रिटर्निंग ऑफिसर्स जो हैं, वो अपने दफातर को ताला मार के वहां से गायब हो गए। तो इससे बड़ी कौन सी रिगिंग हो सकती है जो कि एज एन ऑर्गेनाइज्ड तरीके से सिर्फ हमारे जिले गुजरात में नहीं बल्कि मैं समझता हूँ पूरे पंजाब और पूरे पाकिस्तान में ये की गई रिगिंग जो थी। और नॉमिनेशन को रोका गया, स्क्रूटनी को रोका गया। फिर जब पोलिंग का दिन आया और पोलिंग वाले दिन जो है वो पोलिंग एजेंट्स को उठाया गया, और इस बुरे अंदाज से पंजाब पुलिस ने अपनी ये ताकत का इस्तेमाल किया। अगर आप सियालकोट देख लें, अगर आप गुजरात देख लें, लाहौर देख लें, आप टीवी खोल के देख लें, और चले सियासी लोग तो बात करते हैं धांधली की, सियासी जमातें भी बात करती हैं धांधली की, कैंडिडेट जो हारता है वो भी धांधली की बात करता है, लेकिन इस वक्त तो अवाम बात कर रही है। अवाम ने ये महसूस किया है, दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, कि पाकिस्तान की अवाम इतनी कनेक्टेड है इंफॉर्मेशन से कि मैं हैरान हूं, और लोगों को सारे प्रोसेसेस का पता है। लोगों को मेरे जमाने में, पुराने जमाने में फॉर्म 45 का या 2 का बिल्कुल किसी को नहीं पता होता था। जी जी, अब लोगों को इतना ज्यादा एजुकेट कर दिया गया है इंफॉर्मेशन के हवाले से कि लोग अपने राइट्स को भी समझते हैं, लोग इलेक्शन के प्रोसेसिंग को भी समझते हैं, लोग रिजल्ट्स को भी समझते हैं, हर चीज लोगों को पता है। नथिंग इज नाउ हिडन। एक जमाने में चीजें हिडन होती थी, ये सही कहा, और हिडन हाथ जो है वो काम करते थे। हिडन हाथ मालूमात के लिए हो चुके हैं बुरी मैं चाह रहा हूं कि एक सवाल ले लें मेरी मालूमात के लिए कि वो जो पोलिंग एजेंट्स उठाए गए थे वो फिर वही पोलिंग एजेंट्स वापस उनको भेज दिया गया था फिर, या कुछ नए पोलिंग एजेंट्स तैनात किए? जी, जब पोलिंग खत्म हो गई, 5 बजे पोलिंग खत्म हो गई, तो उनको अंदर भेज दिया गया। 3 बजे एसएचओ साहब खुद उन पोलिंग एजेंट को छोड़ गए। उन्होंने कहा जी हमें तो बड़ी मजबूरी थी और हम तो पाबंद थे, कहीं से हुक्म आया था। देखिए ना, जो विनिंग पोलिंग्स होते हैं वो पोलिंग एजेंट्स के जरिए जो है वो वोट वहां पे डलता है। अगर आपका वहां पे पोलिंग एजेंट ना हो किसी जमात का, तो लोग बेचारे वहां पे रुल रहे होते हैं, पोलिंग स्टेशन पे रश होता है, लाइनें लगी होती हैं, झगड़े हो रहे होते हैं। तो ये एक तरीका है कि आप उस पोलिंग को कमजोर करवा देते हैं कि आप पुलिस को भेज दें और वो पोलिंग एजेंट को उठा के ले। पोलिंग एजेंट की आप बात करते हैं, जी जी, हमारे इलाकों में तो कैंडिडेट्स को उठा लिया गया था। आज भी कैंडिडेट जो है वो मियां साहब कैंडिडेट में जब मोटे ताजे रखिया करो ना, जब उठाना मुश्किल हो। जी हाँ, वो आज हमारे गुजरात में एक एमएनए का पीटीआई का कैंडिडेट है छन्नी, वो छन्नी गया है, छन्नी साहब गए हैं आरओ के दफ्तर में काउंटिंग के लिए, उसको पुलिस उठा के ले गई है उस कैंडिडेट को, अभी तक वो वापस नहीं अभी आए। आज की खबर में वो तो आज असलम घुमन साहब का भी कुछ इसी तरह का सुन रहे हैं हम।
जी सर। ब्रिगेडियर असलम घुमन का भी सुन रहे हैं कि वो भी कहीं मिल नहीं पा रहे अभी। जी जी बिल्कुल, कई कई खबरें अब आपको मिलेंगी। मेरा सवाल ये है कि आरओ की गिनती में पुलिस अफसर का क्या काम है, एसपी का बैठनामा कैसे बनता है? देखिए ना, पुलिस बड़ी को तो वैसे ही हैरानकुन नहीं आप आना इंकशाफ चाहिए कर रहे हैं। अपना। चले मियां जी साहब मैं सर। आपकी तरफ आता हूं, मैं जरा अपने मेहमान जो स्टूडियो में है नहीं, अफरीदी साहब, ये एक कहा तो जा रहा है कि ऐसा हुआ, लेकिन साथ साथ ये भी हुआ कि वो अब ये जो एसपी का कहा गया, जैसे मियां साहब ने कहा कि वो अंदर मौजूद थे, वो गिनती में थे या सिक्योरिटी की उनका कोई एक प्रेटेक्स्ट था या क्या चीज़ आपको नजर आई? जी शुक्रिया मियां साहब, बहुत बहुत मुझे दोबारा मौका फराहम करने का इस फीडबैक पे और प्लेटफॉर्म पे। इमरान साहब की जो बातें, मियां साहब की जो बातें सही है, एग्री करता हूँ, ये चीज़ें रिपोर्टेड हुई हैं। लेकिन असल जो इशू है हमारे इलेक्शंस में, जो ये आज के इलेक्शंस में ये इश्यूज़ नहीं हुआ है, उन्होंने ख़ुद भी फरमाया कि ये साल हर साल ये चीज़ें रिपोर्टेड हैं। इसका जो मेन कोर इशू है वो हमारे सियासतदानों का आपस में ट्रस्ट डेफिसिट है, यानी कोई भी सियासतदान एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं करता है। आप देख लें, हमारे हमसाया ममालिक देख लें, बाहर ममालिक देख लें, रोज़ यही इंतज़ामिया इलेक्शंस कराती हैं, और इधर तो फिर भी निगरान हुकूमत है। निगरान हुकूमतें ख़त्म हो गई हैं। अगर आपको इल्म है, जो पार्लिमानी निज़ाम है दुनिया में राइज, वहाँ तो वहाँ पे निगरान हुकूमत होती ही नहीं है। आप हमसाए में जाएं, बांग्लादेश में जाएं, वहाँ भी निगरान हुकूमत नहीं। हमसाए हिंदुस्तान में जाएं, वहाँ पे इलेक्शन होते हैं, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर इलेक्शन कराता है, और अगर वो हारता है तो वो मुबारकबाद अपोजिशन को देता है, और अगर अपोजिशन जीत हारती और हुकूमत, वो उनको और कोई दांधी के इल्ज़ाम नहीं लगाते। असल तो मसला है कि हमारे जो 4-5 बड़े लीडर हैं, जिसमें खान साहब हैं, मियाँ नवाज शरीफ साहब हैं, और पीपल्स पार्टी की लीडरशिप है, जमीयत उलमा इस्लाम, इनका आपस में ट्रस्ट डेफिसिट है, और इन्होंने अपने वोटर्स को ट्रस्ट डेफिसिट है कि नफरतें, उसी इनका तो अपना ट्रस्ट डेफिसिट तो चलो एक हल्की फुल्की चीज, हाँ हाँ, नफरतें करते हैं, नफरतें हैं, और इनकी अपनी एक वेस्टेड इंटरेस्ट है। अच्छा, इनका तो अपना इंटरेस्ट है, जिस तरह आपने देखा आज के दोबारा गुल मिल गए। इमरान साहब ने भी यही फरमाया कि सियासत में कोई हरफ आखिर नहीं होती, कोई पार्टी बाद ये तो मिल जाते हैं लीडरशिप, लेकिन नीचे कैडर में इतनी नफरत फैलाई होती है कि वो फिर बर्दाश्त नहीं करती। वो ये कहते हैं कि हमारा अगर दुश्मन है कोई भी पार्टी, तो उसको दुश्मन मार्क कर लेते हैं। तो इसी वजह से ये पे जो आरओस के जो मसाइल होते हैं, और फिर जो इलेक्शन की रिगिंग होते हैं, ये पॉलिटिकल पार्टीज़ आपस में बैठती नहीं और डिसाइड नहीं करती, और इसका फ़ायदा फिर तीसरी कुव्वत उठाती है। वो आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि तीसरी कुव्वत और क्या है। तो ये इश्यूज़ हैं। तो आरओस के पे तो सही कह रहे हैं कि अब जो रिटर्निंग ऑफिसर इस दफ़ा वो डीएमजी अफसरान है, पहले जुडिशरी से हुआ करते थे, लेकिन बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होगी। बात यही है कि जो सियासतदान आपस में मिल बैठ के रूल ऑफ द गेम बनाए। रूल ऑफ द गेम का मतलब है फेयर रूल्स ऑफ द गेम, फेयर, कि भाई ये हमारी रेड लाइंस हैं। यहाँ पे अगर रिटर्निंग ऑफिसर में पुलिस वाले का काम नहीं है, तो सारे एग्री हो कि यहाँ पे पुलिस वाले अंदर नहीं आएगा। लेकिन आपने बड़ी उम्दा बात की, क्या ही अच्छा हो कि अगर मतलब पीटीआई और नून लीग में मुखालफत है, चले, हाँ जी, हाँ जी, तो अगर नून लीग वाला कहेगी मैं पीटीआई के जो कैंडिडेट के खिलाफ धांधली नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा, यानी ये इस हद तक इत्तेफाक हो जाए, हो जाए कि मैं अगर अपने फेयर तरीके से हार जाऊं, खैर है। तो ये इस हद तक तो खैर बड़ी आइडियल सिचुएशन होगी अगर हो जाए तो। नहीं हो, ये देखे ना, ये है ना, जमहूरियतों में है ना, बाहर के ममालिक में तो हम देख रहे हैं, यूरोप और अमेरिका तो छोड़े, वो तो बहुत मैच्योर्ड सोसाइटीज़ है ना। आप हिंदुस्तान देख लें, आप श्रीलंका देख लें जो कि एशिया की जमहूरी, मलेशिया देख लें, आप इंडोनेशिया देख लें, इंडोनेशिया में अभी इलेक्शन अभी रिसेंटली हुए। आपने कोई रिपोर्ट देखा है कि वहाँ पे कोई धांधली हुई है? क्योंकि पॉलिटिशियंस ने रेड लाइन डिफाइन की हुई है कि ये हमारी रेड लाइन्स हैं, इस दायरे में हम रहेंगे, इस दायरे के बाहर अगर जाएंगे तो फिर हम सारे इकट्ठे होंगे उसी। सही बात। तो अब सबका मेरा ख्याल है सब हम इस तरफ चल पड़े तो ज्यादा बेहतर है, बजाय कि हम सिर्फ झगड़ों में रहे। हाँ, और ये जो इमरान साहब ने ये इश्यूज हैं फॉर्म 45 के भी और फॉर्म 47 रिकंसिलिएशन नहीं चीजें आइडेंटिफाई हुई हैं, लेकिन ये ऑपरेशनल लैप्सेस हैं। इसको कहते हैं ऑपरेशनल लैप्सेस, मतलब कहीं जगह रिपोर्ट हो रही है या कहीं पे। आपका मतलब ये जिस तरह कहा जा रहा है कि ऑर्गेनाइज्ड है, हाँ, और अनमेस है, यानी अनब्लॉक देखा जाए, तो ऐसा तो नहीं है। नहीं, वो ऐसा तो यानी कहीं कहीं आप अगर ऑर्गेनाइज्ड होता तो फिर क्या पीटीआई केपी में जीत सकती थी? वो आप देखें ना, उन्होंने क्लीन स्वीप किया। केपी तो पाकिस्तान का ही हिस्सा है ना, और वो भी हमारे मुक्तदर और अगर कहा जाए बफर्ज़ महल की एस्टेब्लिशमेंट नाराज थी और उन्होंने रिजल्ट्स को मैनिपुलेशन किया,
तो फिर तो वो कम से कम एक ऐसा वॉलेटाइल सूबा तो बिल्कुल हमारे क्लीन स्वीप किया वहाँ हमारे दुश्मनों के बिल्कुल करीब है तालिबान के साथ। बिल्कुल वो पे। अच्छा, फिर फैसलाबाद में नून लीग किस तरह हारी है, बड़े बड़े बुर्ज उल्टे हैं, राना सनाउल्लाह भी हारे हैं उसमें से। तो ये तो एक, अगर वो स्ट्रक्चरल दानली होती ना तो फिर तो मुझे नहीं लग रहा था कि पीटीआई ना 10 से 8 सीटें भी निकाल सकती थी, क्योंकि वो तो आपको पता है कि जिस तरह इलेक्शन होते हैं, आपने 71 का इलेक्शन, लेकिन वो टेक्निक्स भी होती है ना बैलेंसिंग की। चले वो मियां साहब से पूछते हैं, वो पूछ लेते। मियां साहब, ये जो हमारे दोस्त फरमा रहे हैं कि वो ना हारते तो वो ना हारते, तो मेरा ख्याल ये टेक्निक्स भी तो आपने खैर बतौर एक सीनियर मिनिस्टर, लॉयर, एज ए पॉलिटिशियन आपने देखी तो हैं, बड़ा कुछ होता रहा यहाँ। तो ये हाउ डिड दे मैनेज इट? क्योंकि आपने एक बड़ी अच्छी बात की और हम सब एग्रीड हैं इस पर कि अब अवाम इतने बाशऊर और इतने वेल इन्फॉर्म्ड हैं कि उनके साथ धोखा करना बहुत मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन के करीब है। तो हाउ डिड दे गो अबाउट इट? अगर किया है तो ऑर्गेनाइज इतना बड़ा धोखा अवाम से कर लेना कोई आसान काम तो फिर भी नहीं है। जी मियां साहब, एम आई ऑडिबल टू यू? मियां साहब मेरी आवाज आ रही है? साहब ने बात की और केपीके की बात की। एग्जैक्टली केपीके ने इतना कैरेक्टर शो किया है, गैरतमंद कैरेक्टर शो किया है। उन्होंने केपीके की पुलिस, देखिए ना, अगर आप पंजाब पुलिस को केपीके की पुलिस से कंपेयर करें, अगर आप पंजाब के कल्चर को और केपीके के कल्चर को अगर आप कंपेयर करें, आप हैरान होंगे कि पंजाब की पुलिस ने इतनी ज्यादा कह लें चादर और चार दीवारी की इज्जत को इतना मजरूह किया कि आप सोच नहीं सकते। पाकिस्तान की तारीख में पहली बारी पंजाब पुलिस ने जाके घरों में औरतों के साथ जो बदतमीजी की है, औरतों की इज्जत और औरतों के वो उस घर की जो एक सैंक्टिटी की उन्होंने वहां पे कह लें वायलेट की जी, जितनी बर्बरियत की है। और ये पंजाब का कैरेक्टर ये है कि पंजाब की अवाम ने कोई रिटेलिएशन नहीं की। केपीके में आप करके दिखाएं, किसी के घर के अंदर घुस के दिखाएं, अगला बंदा गोली मारेगा उसको, उसके मुंह पे गोली मारेगा। ये फर्क है कैरेक्टर का। पंजाब में रेहाना डार के साथ जो हुआ है सियालकोट में, जो गुजरात में परवेज लाई की बीवी के साथ हुआ है, जो परवेज लाई की बीवी के बहन समीरा इलाही, कैसरा इलाही जो कैंडिडेट्स थी, उनके घरों में, उनके कमरों में घुस के वहां पे मर्दाना पुलिस ने जाके, मैं आपको क्या बताऊंगा, मैं आपको किस तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करूं, जो हमने पंजाब में देख लिया है, अल्लाह ताला वो किस ऐसी सियासत पर लानत है कि इंतजामिया जो है आपके घरों में आके आपकी खवातीन के दुपट्टों को उतार देती है। आपकी वो दस्ती की फिल्म नहीं आपने देखी थी, जमशेद दस्ती की? जी। जमशेद दस्ती की आपने वो सुनी थी, उसके साथ क्या हुआ है? ये पंजाब के एक एक घर में एक एक कैंडिडेट के साथ ये हुआ है। हमने सारी जिंदगी हमने इलेक्शन लड़े हैं, इस वक्त इलेक्शन लड़े, केपीके ने कैरेक्टर शो किया है। और केपीके की पुलिस तो लोगों के घरों में नहीं जाके घुसी, तो आपको मैंडेट वहां से मिल गया, आपको एक क्लियर कट मैंडेट वहां से मिल गया। पंजाब में हुआ है और ये बदतरीन पंजाब की मिसाल है धांधली की। मैं दूसरी बात से एग्री करता हूं कि तमाम सियासी जमातों को, सियासतदानों को इकट्ठा होना पड़ेगा और अपनी बका के लिए इस इलेक्शन की सैंक्टिटी को बरकरार रखने के लिए ये धांधली, ये प्री पोल रिगिंग और ये रिजल्ट्स में हेरा फेरी को रोकना पड़ेगा। और इसके बाद जो है, इसके साथ साथ जो पकड़ दकड़ और जो देखे ना पंजाब में, वो घरों में घुस के उन्होंने टीवी तोड़ दिए, शीशे तोड़ दिए, उनकी ज्वेलरी उठा ली, उनकी जेबों से पैसे निकाल लिए। कैंडिडेट्स की बातें कर रहा हूं। मियां साहब उन्हें हासिल क्या था? वो तो फिर भी लोगों ने डालना जिले में एक झंडा नहीं था पीटीआई का, नॉट अ सिंगल फ्लैग, कोई स्टिकर, कोई पोस्टर। जो बंदा मिलने आ रहा है किसी के घर में कैंडिडेट के, उसको उठा लिया गया और कैंडिडेट्स के घरों के बाहर पुलिस खड़ी हुई है। नॉट अ सिंगल कैंडिडेट गुजरात में आपको कभी कैंपेन में नजर नहीं आएगा, क्योंकि उसको उठा लेते थे। हमारे नाज़मों को, हमारे नायब नाज़मों को, हमारे पोलिंग एजेंट्स को, सबको पुलिस उठा के लेगी। पुलिस ने ये हरकत की है। बाकी इजला में भी ऐसा हुआ। बाकी सियासतदानों को इकट्ठा होना पड़ेगा। पंजाब के बाकी होना चाहिए। बाकी इजला में इकट्ठी थी ना,
12 जमातें इकट्ठी थी, 2 जमातें बाहर थी, अपना कह लें सिर्फ पीटीआई अलहदा जमात थी। तो चले ये इकट्ठे नहीं होते, लेकिन इदारों ने तो अपना कैरेक्टर शो करना है ना। इदारे तो मियां साहब, इदारे हैं, इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट इदारा है, चलते रहेंगे, ऑटोनमस इदारा है, अगर पॉलिटिशियन है, इंतजामिया है, भाई वो तो कैरेक्टर शो करे ना। अगर सियासतदान इकट्ठा नहीं हो रहे, लोगों के जो बेसिक राइट्स है वो तो उनको दो। लोगों का जो राइट ऑफ जो अपना विल एक्सरसाइज करनी है, जो आपने अडल्ट फ्रेंचाइज आपने उसको राइट दिया है लोगों को, अगर आपका ट्रू मैंडेट नहीं आ रहा तो ये वॉयलेशन है आपकी। यहाँ आई होप मेरा पॉइंट आप समझ रहे हैं। हाँ जी जी। अच्छा मियां साहब, वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अ ब्रेक, उसके बाद दोबारा आपको ज़हमत देंगे। तो जी हम जा रहे हैं एक ब्रेक पर, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर खिदमत होंगे। जी ब्रेक के बाद हम आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ स्काइप पे मौजूद हैं सीनियर पॉलिटिशियन जनाब मियां इमरान मसूद साहब, और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं खालिद मंसूर अफरीदी साहब। अफरीदी साहब, ये पिछले दिनों एक आज स्टेटमेंट आई, वो असद कैसर साहब ने कहा कि जी उसको सियाक और सबाक से हट के वो समझी गई या प्रेजेंट की गई। ये तो फिर आप कहेंगे प्रेजेंट की गई तो फिर गलती उनकी एंड पे हुई। बैरिस्टर साहब जो है बड़े चूँकि वो थोड़े एग्रेसिव मूड में रहते हैं, और उन्होंने बात कर दी और उन्होंने कहा जी मुझे हमारे बानी जो हैं वो कहते हैं कि अमेरिका को हम जोर देते हैं कि वो ये वक्त आया कि वो माजी में डिक्टेटर्स को और करप्ट लोगों को, यानी बड़ा धमकी अमेज किस्म का मशवरा है। यानी साथ ये भी कहा गया कि अमेरिका करप्ट और डिक्टेटर लोगों को सपोर्ट करता रहा, तो अब वक्त आया कि वो उसको साफ करे अपने धब्बे को। यानी मायना शायद यही था कि वो पाकिस्तान को कहे कि वो अपना रसूख करके कि इन्वेस्टिगेट करे कि धांधली हुई है। तो ये तो उस बयानिए की नफ़ी नहीं, एब्सोल्युटली नॉट की। वो वहाँ पे जब हम अमेरिका को आंखें भी दिखा रहे हैं, अमेरिका को हम वो तो मैं लफ्ज़ नहीं कहना चाह रहा, वो कहना चाह रहे हैं, और साथ हम अमेरिका को फिर बुला रहे हैं। तो अब उनको बाद में एहसास हुआ 24 घंटे के अंदर कि ये गलत हुआ। अब असद कैसर साहब कह रहे हैं वो सियाक व सबाक से हटके था। यानी सियाक व सबाक से हटके हमने समझा या उन्होंने पेश किया? बस सर, आपको पता ही है कि पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में अगर कोई बात हो जाए तो उसके लिए बड़ी अच्छी टर्मिनोलॉजी है, उर्दू की बहुत ज़बरदस्त है। वो सियाक व सबाक, अंग्रेजी में आउट ऑफ कंटेस्ट की या स्लिप ऑफ द टंग कह देते हैं। तो ये होता है। असल में जो उन्होंने बात कही थी वो तो वही थी जो उन्होंने पहले ही बात कही थी। वो कोई सियाक व सबाक से नहीं, वो पूरा इंटरव्यू अगर आप क्लिप देखें तो वो उनका यही है कि अमेरिका मॉनिटर नहीं कर रहा है रिजल्ट्स को, और वो उसको चाहिए मामा लगता है साडा। अब पहले हम कहते हैं अमेरिका एब्सोल्युटली नॉट, फिर हम अमेरिका को इनवाइट कर रहे हैं। खान साहब को आप एक क्रेडिट लाजमी दें हमारे पॉलिटिक्स में कि नैरेटिव बनाने के वो मास्टर हैं। अच्छा। कोई भी नैरेटिव वो बनाते हैं, नैरेटिव की मशीन लगाई उन्होंने। ये फन उन्हीं के पास है। अच्छा। कि वो नैरेटिव बनाते हैं। जब उन्होंने ये कह दिया कि हम अमेरिका से आज़ादी चाहते हैं और हम गुलामी नहीं चाहते, तो लोगों ने और पाकिस्तानी अवाम ने उनके नैरेटिव को बाय किया। लोगों को बड़ा मजा आया कि वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लड़ने का मौका मिलेगा। असल में कई सालों के बाद वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। असल में तो जब मैं अक्सर डिस्कशन होती है तो हमारी सोसाइटी में दो चीज़ें हैं। एक है हमारा जो सोसाइटी का जो लेयर है वो है एंटी अमेरिकनिज्म, यानी आप आम और ख़ास लोगों से बात करें तो एंटी अमेरिकनिज्म काफ़ी पाए। और हालांकि वो अगर वो उनको कहा जाए कि आपको वीज़ा का वीज़ा मिल जाएगा, तो वो चले जाएंगे, सबसे पहले जाएंगे, वो चले जाएंगे। लेकिन इसी एंटी अमेरिकनिज्म पे मौलाना फजलुर रहमान साहब ने 2002 में जब MMA थी तो KP और बलूचिस्तान बिल्कुल स्वीप किया था, और वो बिल्कुल अपोजिशन की किरदार, एंटी अमेरिकनिज्म। दूसरा जो आपको ये लग रहा है कि इमरान खान या PTI, देखिए ना PTI की तो 3.5-4 साल हुकूमत मरकज़ में भी थी, 10 साल KP में, और जब इनकी हुकूमत थी तो कोई इनसे खुश नहीं था। आप स्ट्रीट पे जाते थे, लोग कहते महंगाई हो गई, गवर्नेंस के मसाइल थे। जैसे ही उनको निकाला तो इनकी गुड्डी चढ़ गई और रेट, इनका जो ग्राफ है वो ऊपर चला गया। वो क्योंकि हमारा नौजवान जो है वो ज़्यादातर बेरोज़गार है,
फ्रस्ट्रेटेड है, वो इमरान खान की मोहब्बत में वोट नहीं डाल रहा, वो इसलिए वोट डाल रहा है जो कि बाकी पार्टियां आई आपने तो मुझे वो शेर याद करा दिया साहिर लुधियानवी का। जी जी, हर तरफ है, हर गांव पे है मुजमा उशाक मुंतज़र। हाँ जी, हाँ, यानी कि फॉलोअर नहीं है, वो उशाक है, वो उशाक है। तो वो उस वजह से इनको वोट पड़ रहा है उनकी, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन है। सोशल मीडिया बहुत आ गया, जिस तरह मियाँ साहब ने कहा कि जिस तरह अवेयरनेस अब आ गई, तो आवाम को ग्लोबल अवेयरनेस भी आ गई है। वो वीडियोस देखते हैं हमसाया ममालिक की कि वहाँ पे तरक्की हो रही है, जॉबलेसनेस है, हमारा मुल्क जो है वो दिन ब दिन नीचे जा रहा है, वो फ्रस्ट्रेशन है। तो जो भी हुकूमत में आता है, आप याद रखें कि अभी भी जो भी हुकूमत में बनाएगा, तो जो उनकी अभी अगर 70, 80, 100 सीटें हैं, तो वो 1 साल बाद उनकी 20 सीटें आ जाएंगी, क्योंकि मसाइल का हल तो है नहीं। लोग फ्रस्ट्रेशन में आके, फिर नफ़रत में आके, जो मुखालिफ, आपको पता है जब PTI हुकूमत में थी तो 21 ज़िमनी इलेक्शन हुए थे और वो 21 जो है PMLN जीती थी, क्योंकि उस वक्त तो वो रियासत के खिलाफ बयान बना रही थी। अब ये बहुत बदकिस्मती है हमारे मुल्क की कि हमारे यहाँ अब नैरेटिव वो पसंद किया जा रहा है जो रियासत के ख़िलाफ़ हो। जो रियासत के ख़िलाफ़ जो भी पार्टी नैरेटिव अडॉप्ट करती है उसकी मकबूलियत बढ़ जाती है। ये बहुत बदकिस्मती है हमारे मुल्क की कौम के लिए, नौजवान तबके के लिए। पहले नून लीग की नैरेटिव को, वोट को इज़्ज़त दो को बड़ा नौजवान हाथों हाथ ले रहे थे और इलेक्शन जीत रहे थे। अब जो है खान साहब जब से हुकूमत से निकले हैं तो वो रियासत के ख़िलाफ़ एक बयानिया बयान रहे और लोग उसको भाई कारकर्दगी पे वोट नहीं पड़ रहे। ये सबसे बड़ा डेल्मा है हमारे मुल्क के। मियाँ साहब से लेते हैं। मियाँ साहब, ये असद कैसर साहब को 24 घंटे के अंदर ये बयान बदलने की क्या जरूरत पेश आई कि जो बैरिस्टर सैफ ने बानी PTI से मंसूब करके वो बयान दागा था आज से उनसे चंद घंटे पहले, ये अमेरिका के हवाले से? देखिए मियाँ साहब, हमारे यहाँ पॉलिटिकल मैच्योरिटी जो सियासतदानों में है वो बहुत कम है। एंड आई एम सॉरी टू से दिस के हम लोग शायद डेमोक्रेसी कम्स विद डिलीवरी, और हम इसकी डिलीवरी कर नहीं बहुत सकते। आला बात कर गए आप, बहुत आला जी। डेमोक्रेसी हम उसको ट्रांसलेट नहीं कर सकते। वो डिलीवरी तब होनी है जब आपकी इकोनॉमिक सिचुएशन ठीक होनी है, आपकी महंगाई कम होनी है, वगैरह वगैरह जितने भी इंडिकेटर्स होते हैं। ठीक है। देखिए हमारे आफरीदी साहब ने बड़ी अच्छी बात की। ही सीम्स टू बी अ वेरी मैच्योर पर्सन। एक कोई ना कोई स्लोगन सियासी जमातें ढूंढती हैं। बड़ा फेमस स्लोगन है, एंटी वेस्ट बात करना, एंटी अमेरिका बात करना, एंटी एस्टेब्लिशमेंट बात करना। और एक जमाने में पीपल्स पार्टी वाज वेरी फेमस फॉर एंटी एस्टेब्लिशमेंट, और वो भुट्टो साहब ने जब अपने सारे मामला शुरू किए बड़े पॉपुलर हो गए थे इस वजह से। बट आई वुड डिसएग्री। मैं उन सियासी जमातों से डिसएग्री करूंगा जो अपने इदारों के खिलाफ बात करें, जो अपनी पाकिस्तान की सैंक्टिटी या सिक्योरिटी के खिलाफ बात करे। जी जी, आई वुड नेवर सपोर्ट दैट नैरेटिव। ये मेरा एक साथी जो मेरा अपने एक जहन है। बहुत अच्छा। और तीसरी बात ये है कि जहां तक अमेरिका की बात है, और इट इज गुड टू बी ऑन द राइट साइड ऑफ अमेरिका, डज नॉट मैटर मच। कोई नुकसान ही उससे नहीं होता। हर मुल्क जो है वो बड़े मुल्क के साथ दोस्ती रखना चाहता है। ठीक है, लेकिन दोस्ती भी जो है वो अपनी आवाम की कीमत पे नहीं और आवाम की एक गैरत को बेचकर तो वो दोस्ती नहीं हो सकती। नंबर 1 देखिए ना, हमारे यहाँ रशिया यूक्रेन वॉर का बहुत बड़ा इशू है। फिर हमारे यहाँ पैलेस्टीन का बहुत बड़ा इशू है। अवाम में सख्त नफरत है। और लेकिन पूरी दुनिया की जो जुबानों पे ताला लगा हुआ है। जो पैलेस्टीन में जो वॉल्यूशन हो रही है, और एक अजीब किस्म की जो कि कभी हमने देखी नहीं है, जुल्म की दुनिया जो है हिल के रहेगी उस वॉल्यूशन। ये तो मियां साहब होलोकॉस्ट है, ये भी बताते खुद एक। जी, इट्स अ होलोकॉस्ट। वो होलोकॉस्ट को आप रो रहे हैं, ये नहीं होलोकॉस्ट। जी, तो मैं ये कहता हूँ कि दुनिया के बड़े बड़े चैंपियन मुमालिक हैं, जो चैंपियन ऑफ डेमोक्रेसी हैं, चैंपियन ऑफ ह्यूमन राइट्स हैं, वो कश्मीर और फलस्तीन पे ताले जो है वो लगे रहते हैं, वो खुलते नहीं हैं। और पाकिस्तान अपनी कैपेसिटी में रह के लगा रहता है कश्मीर के हवाले से। और इमरान खान साहब ने भी यही बातें की फलस्तीन के हवाले से, कश्मीर जो कि नवाज शरीफ ने की, जो कि जरदारी साहब ने की। यानी हम लोग बात करते रहते हैं। चले, ये भी एक अच्छी रवश है। जी, तो बात यह है कि अब देखें ना, अब
अब फॉरेन मीडिया ने पाकिस्तान के जो इलेक्शनियरिंग प्रोसेस को क्रिटिसाइज किया है, और अब पाकिस्तान की मखसूस सियासी जमातें फॉरेन मीडिया को भी एड्रेस करेंगी, एंड वी विल हैव टू शो आवर डर्टी लिनन इन फ्रंट ऑफ द इंटायर वर्ल्ड, और उससे हमारी खुद से साख फिर से खराब होगी। लोग हमें इन्वेस्टमेंट नहीं करने आएंगे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट को फॉरेन तो आएगी नहीं, लोकल भी नहीं आ रही, यहाँ पे पैसा डीवैल्यूड है। और जो बात अभी हो रही थी कि अब जो हुकूमत बनेगी, आया वो इस काबिल है कि वो डिलीवर कर सकेगी नहीं कर सकेगी। ये सब एक सवाल ले लें, SIFC इज इन प्लेस विद ऑल लीगल अथॉरिटी, विद ऑल लीगल एंडोर्समेंट, तो वो भी तो अपना काम कर रही है। उनके पास को 25-26 अरब डॉलर की कोई इन्वेस्टमेंट के FDI के कोई हैं, एश्योरेंसेज हैं कोई। आई होप सो जी, आई होप सो। अगर देखिए ना, FDI जो है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है, वो बिल्कुल एश्योरेंसेज उसकी होना अच्छी बात है, लेकिन ये भी तो कोई एश्योरेंस नहीं है कि UAE ने इतने $1 मिलियन कमिट कर लिया, सऊदी अरेबिया ने कमिट कर लिया, चाइना ने कमिट कर लिया, IMF जो है वो उसकी कंडीशंस अभी तक खत्म नहीं। These are not a long term policies तो नहीं है ना, ये खुद कफील तो हम हो नहीं रहे, फिर मांगता के गुजारा करना है ना, खुद कफील। जी मैं आपको ये कह रहा हूँ ना, तो लेट अस कम अप विद अ सॉलिड एक अच्छी पॉलिसी आप बनाइए, और उसमें लोगों की देखिए सर, आवाम जो है वो पिस गई है, महंगाई का इतना खत्म हो बुरा हाल है गई, मियां साहब, पता नहीं जिंदा कैसे हैं। मैं आपको बता नहीं सकता। सफेद पोश लोग तो बिल्कुल मर के रह गए हैं जी। बिल्कुल सही कहा। और अल्लाह करे जी, हम तो हर उस हुकूमत को या सियासी जमात को सलूट करेंगे जो हमारे गरीबों का ख्याल करे और उनको निजात दिलाए, मुल्क की इकोनॉमी और खुददारी पे कोई कॉम्प्रोमाइज ना करे। हम तो ऐसी सियासी हुकूमत और जमात को सलूट करेंगे। लेकिन मियां साहब एक और सवाल ले लें, दुनिया भर में आपने इतने स्टडी की है, बाहर के टूर्स भी आप रहे भी हैं, मतलब ये एक गवर्नमेंट, एक ऑपोजिशन जो होती है गवर्नमेंट इन वेटिंग होती है, शैडो गवर्नमेंट के तौर पे मुतबादल मंसूबे बनाए होते हैं। मतलब PTI से लोगों को ये गिला है कि जी 22 साल वो सिर्फ तमाशे, खेल तमाशे, ढोल पीटते पूटते रहे, और वो कहते जी अब हम हुकूमत में, अब हमें पता चला हुकूमत कैसे करते हैं। तो मॉडल तो आप ऑल्टरनेट बनाए होते हैं मंसूबे, यहाँ तक कि अमेरिका में तो स्पॉइल सिस्टम भी, हम नहीं कहते कि वो कर लें आप, यकसर तो हम नहीं बन सकते अमेरिका, लेकिन यह कि तैयारी होती है। आप ये सोच लें कि जी हमने कभी हुकूमत में आना ही नहीं, तो तैयारी तो करनी चाहिए ना जी। मेरा ख्याल है हमारी पार्टी में सब में ये वतीरा है कि जी चलें जब आएगा फिर देखा जाएगा, आगे बैठेंगे सर पे, फिर देखेंगे सिर पे जले पेगी तो उनकी करना है वो। मियाँ साहब ये चीज़ बहुत अवाम के साथ एक, मैं समझता हूँ एक तराव है जिसे कहते हैं। जनाब जी मियाँ साहब, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी मियाँ साहब, मेरा सवाल आ गया अब तक? अच्छा जी मियां साहब, सॉरी आवाज बीच में कट रही थी, मैं उसी को सेट कर रहा था। जी मैं आपकी तरफ दोबारा आता हूँ जी। अफरीदी साहब यही सवाल मैं आपको करूँगा। जी मियां साहब मैं आ रहा हूँ आपकी तरफ। अच्छा जी रिपीट। नहीं, मैंने यही कहा कि ये जो गवर्नमेंट, जो अपोजिशन होती है, गवर्नमेंट इन द वेटिंग होती है। अब एक पार्टी जो है अपोजिशन में 20 साल रहती है, 22 साल रहती है, तो दुनिया में जहां भी आप देखें डेमोक्रेसी है या शैडो गवर्नमेंट्स होती हैं कि वो अपने मुतबादिल मंसूबे बनाए होते हैं, स्ट्रक्चर एक बनाया होता है, रीस्ट्रक्चरिंग करते रहते हैं, रीवैम्पिंग करते रहते हैं। तो हमारे यहाँ तो ऐसे लगता है कि जैसे हम सिर्फ खेल तमाशे के लिए आते हैं, जो सिर ते बहंदी तो कहने ओ हो जी मैं तो देखा तो जोरी खाली सी, मैं जो तो आप पता चला कि निज़ाम में हुकूमत किया, मुझे आप पता चला मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, मेरी बीवी ने कहा मुझे। एक्चुअली सर ये चीजें कोई, हाँ जी, ये जो सोच है इमेच्योर, ये खतरनाक नहीं है आवाम के साथ? तो नहीं है, ये तो है भी खतरनाक, सिर्फ आवाम के साथ बल्कि रियासत के लिए और हमारे सारे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के लिए। शैडो गवर्नमेंट्स तो दूर की बात, जब ये हुकूमत में आ भी जाते हैं और उनको कुछ अरसा भी हो जाता है, तब भी इनको पता नहीं लग रहा होता है कि हमने स्ट्रक्चरली चीज़ों को कैसे चलाना है। शैडो गवर्नमेंट तो आप ना बहुत आगे की बात कर रहे हैं कि वो तो बड़ी जदीद, वो तो उसको तो हमें 100 साल और लगेंगे कि शैडो गवर्नमेंट्स बनी है। हालांकि वो मैं आपको एक मिसाल दे दूं अफ़गानिस्तान की,
कि हालांकि वो बहुत अनपढ़ हैं, हम उनको समझते हैं, वो लेकिन वहाँ भी शैडो गवर्नमेंट है। नहीं, वो जो तालिबान की जब ये लड़ाई चल रही थी अफगानिस्तान में, करजई हुकूमत और अशरफ गनी हुकूमत के, जब अमेरिका वहाँ पे था, तो तालिबान की एक शैडो गवर्नमेंट थी उस वक्त। और जो अभी के वो तो उन्होंने शॉर्ट कोर्सेज अमेरिका में किए थे। अमेरिका और गवर्नर थे बाकायदा उसमें। हर सूबे का अलहदा गवर्नर हुआ करता था, उसको शैडो गवर्नर कहा जाता था। और जो अभी वजीर दिफा वजीर खजाना है, ये उस लड़ाई के दौरान भी वजीर दिफा वजीर खजाना है। तो अब ये पता नहीं इनको बताया गया था किसी ने कहीं से आपकी बात कि अमेरिका से कोई पढ़ के आए थे, शॉर्ट कोर्सेज किए थे। हमारे यहाँ तो आप देखें ना, जब आते हैं तो मैं तो सबसे ज़्यादा हैरानगी जो अदम एतमाद का आया था, तो मेरे जहन में था कि इनके पास कोई बहुत बड़ा प्लान होगा मईशत के लिए। जब ये जो अदम एतमाद हमें के साथ कर रहे हैं, इतने दावे के साथ। एक तो है ना, इलेक्शन में बंदा आ जाता है और जीत के आ जाता है, वोट पड़ जाता है। अदम एतमाद तो एक प्री प्लान्ड एक मनसूबाबंदी थी ना, और बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस था। और मैं तो समझ रहा था कि इनके पास मुतबादल मंसूबे होंगे, और वो पीटीआई से बढ़ के होंगे इनके पास जो होंगे, क्योंकि वो उनको कह रहे हैं ना कि आपको जिस तरह है कि गाड़ी जा रही और ड्राइवर को आप कहें आपको चलाना नहीं आता, मुझे दें, तो वो ऑब्वियसली लगता है कि वो जो ड्राइवर गाड़ी चलाएगा वो आपसे हल्का ड्राइवर, वो से अच्छा बेहतर ड्राइवर होगा ना, इसलिए तो आप उस ड्राइवर को हटा रहे हैं। तो आप जब खान साहब को हटा रहे हैं, इसका मतलब है कि आपके पास मईशत के बहुत बड़े प्लान्स थे। लेकिन हैरानगी हुई, 1.5 साल गुजर गया, 2 फाइनेंस मिनिस्टर चेंज हुए, मिफ्ता इस्माइल साहब आए, फिर इसहाक डार साहब आए। इनके पास तो ना प्लान था, बल्कि उल्टा जो पहले की चीज़ें थोड़ी बहुत छल भी रही, वो तो स्टैंड बाय एग्रीमेंट पे डंडोरा पीट रहे हैं ना कि जी हमने स्टैंड बाय अरेंजमेंट कर लिया IMF से। तो फिर तो ये तो IMF का प्लान था ना, इनके पास अपना प्लान तो नहीं था ना। ये तो वो भी तरले मिन्नत करके, हाँ वो भी तरले मिन्नत थे ना, तो वो तो अपने पास तो प्लान नहीं था ना। तो ये तो बदकिस्मती है। आपने तो शैडो जो गवर्नमेंट्स की बात की, जो अपोजिशन में होती है UK में, वेस्ट में, वो तो बहुत बेहतरीन चीज़ है, वो तो होनी चाहिए, लेकिन वो हमारे यहाँ अभी तक फिलहाल कोई कॉन्सेप्ट नहीं। चलें, ये सवाल मियां साहब आपको भी थोड़ा तेज करके, मैं मियां साहब नहीं आ रहे? अच्छा है जी, मियां साहब मेरी आवाज़ आ रही है आपको? मियां साहब, एम आई ऑडिबल टू यू? अच्छा, म्यूट किया है मेरा ख्याल है। फिर आप खुद उनसे रब्ता कर लें, उतनी देर में मैं फिर अफरीदी साहब से बात करता रहता हूँ। चलें, अच्छा अफरीदी साहब, एक और इशू है कि पार्टीज देखें मैदान में 3, 4, 5, 2, 3 होती हैं हमेशा, लेकिन कुछ पार्टीज के जो फॉलोअर हैं, बल्कि मियां साहब, अच्छा यानी 3-4 पार्टीज मैदान में होती हैं। जी। अच्छा, उससे ज़्यादा भी हो सकती हैं, कम भी हो सकती हैं। पार्टीज के फॉलोअर्स भी होते हैं, कुछ पार्टीज के बड़े आर्डेंट फॉलोअर्स होते हैं, लवर्स टाइप, एक्टिविस्ट भी होते हैं। लेकिन ये बात नहीं मुझे समझ आती कि जैसे PTI के आर्डेंट फॉलोअर्स या लवर्स हैं, इमरान लवर्स जो हैं, वो कहते हैं कि मुल्क में 12 करोड़ वोट रजिस्टर्ड वोटर है। तो पहले वो इलेक्शन से पहले कहते थे कि 12 करोड़ के 12 करोड़ ही खान को मिलेंगे। पहले तो हम उन्हें कहते थे यार थोड़ा सब्र करो, साड़ी गल भी सुन लो, पहले तो 12 करोड़ वोट कास्ट ही नहीं होना, चलो अगर होता है, अब 4 करोड़ और कुछ हुआ है, 4 करोड़ 40%। हाँ, मैंने कहा अगर भाई 4 करोड़ हो, अब चले फर्ज करें 4 करोड़ और कुछ हुआ है जो, तो क्या 4 करोड़ ही PTI को जाने थे? ऐसा तो मेरा ख्याल, ऐसा तो नहीं, बिल्कुल ऐसा तो मेरा ख्याल है हो भी नहीं सकता किसी तौर भी नहीं, और किसी दौर में आफ्टर ऑल। चलो अगर इसमें भी मेजॉरिटी वोट ये लेके चले, कहते जी 2 करोड़ फर्ज कर लें, तो 2 करोड़ तो दूसरों ने लिया होगा, लेकिन उनके जो उशाक हैं वो कहते हैं नहीं जी वो 2 करोड़ नहीं, उनको 2 वोट भी नहीं मिले। तो ये बात कोई हजम नहीं हो रही कि लॉजिकली मेंटली कोई आदमी कम फहम वाला, लेस प्रूडेंस वाला बंदा जो ऑर्डिनरी, वो भी कहता है यार ये कैसे हो सकता है जी। तो वही आपको मैंने जो शुरू में कहा कि जो PTI का और खान साहब का जो एक मास्टर है ना, वो नैरेटिव बनाने में, ये जब नैरेटिव बनाते हैं ना, और इनका जो मेन स्ट्रेंथ है वो सोशल मीडिया है, ट्विटर पे जाएं, फेसबुक पे जाएं, टिकटॉक पे जाएं, तो ये एक नैरेटिव बनाते हैं। तो ये जब नैरेटिव बना लेते हैं तो इसको कोई काउंटर, जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं ना, वो कन्वेंशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनमें ज़्यादातर पुराने लोग हैं, ओल्ड गार्ड्स हैं, वो ना सोशल मीडिया पे इतने एक्टिव हैं, ना उनका पॉलिटिकल विंग इतना स्ट्रांग है कि वो नैरेटिव का मुकाबला कर सके। ठीक है, तो जो खान साहब ने नैरेटिव बना दिया वही प्रिवेल कर लेता है। अच्छा, ये नहीं मुझे समझ आई, खान साहब जो हैं वो तो यूथ को सिंबलाइज ही नहीं करते,
वो तो खुद 17-72 के हाँ, वो जरदारी साहब से भी बड़े हैं। हाँ, बड़े हैं उम्र में। हाँ, मुंह पे जरदारी उन्हें- साहब सबसे, अगर यूथ पे और एज माशाल्लाह पे होता है, मुंह पे उनके तुम 500 एज- झुर्रियां हैं, हाँ, अगर एज फिर पे भी होता लोग तो- उनको बुजुर्गी की इज्जत दे दें। हाँ जी, उन्होंने अगर- मुंडा बनाया उन्होंने। लेकिन एज पे अगर होता तो जरदारी साहब यूथ के लीडर हाँ, होते वो हैं, तो- क्योंकि वो तो सबसे दोनों से कम छोटे है। हैं, नवाज शरीफ और इससे। हाँ, उनसे। तो असल में ये कि नैरेटिव, जब नैरेटिव का आप काउंटर अटैक, जिस तरह अमेरिका में ट्रम्प साहब हैं, जी जी जी, उनके बारे में यही है, उनको हाँ, भी खान उन्होंने भी साहब से बड़ा मिला ग्लैमराइज है। किया हुआ है हाँ जी, सारे हाँ, एटमॉस्फेयर वो को। नैरेटिव, वो जब नैरेटिव बन जाता है तो बैंड वैगन, इसको थ्योरी कहते हैं, बैंडवैगन थ्योरी। बैंड वैगन, उसमें फिर सब आके शामिल हो जाते हैं कि हाँ यही हुआ। हालांकि इनका देखे जाए, अगर इन्होंने 80-90 सीटें ली हैं तो इनके खिलाफ 170-180 सीटें भी तो पड़ी हैं ना, वो भी तो इनके खिलाफ आई हैं ना। ठीक है। इनसे डबल इनके खिलाफ वोट पड़ा है हाँ, पाकिस्तान लेकिन वो तो में। कहते हैं, लेकिन वो कहते भी हैं कि- एस्टेब्लिशमेंट ने डाला ये। हाँ, नहीं, वोट तो पड़ा होगा ना, ये तो फिर भी वोट तो चले, लाजमी धांधली है। भी हुई होगी, हाँ, हाँ, ये भी लेकिन- मान लिया, हाँ, लेकिन हाँ। ये नहीं कोई मानने को तैयार। अगर कोई अक्लजी शऊर है, कोई बंदा या अक्लमंद है, कि अगर 4 करोड़ वोटों में से 1 करोड़ वोट भी ना किसी और को पड़ा हो, स्वाय पीटीआई के अलावा। और ये तो सर हमारी एस्टेब्लिशमेंट फिर बड़ी वो है। चले, आपका आने का बहुत शुक्रिया जनाब, आपने हमें टाइम दिया। तो नाजरीन, आपने सारी बातचीत सुनी, अफरीदी साहब की भी, मियां इमरान मसूद साहब की भी। ये एक बात पे हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि हमारे यहाँ एक बैंड वैगन जो थ्योरी है वही प्रिवेल कर रही है, और उसमें नैरेटिव्स प्रिवेल कर रहे हैं। लोग इश्क में या अपनी एक्टिविज़म में ये चीज़ भूल जाते हैं कि कोई चीज़ें लॉजिकली भी चल रही होती हैं। उनका नतीजा अखज़ करने के लिए सिर्फ ये नहीं कि हम सिर्फ एक राय कायम कर लें और उसके ऊपर फिर डंडोरा पीटते रहें। इसके साथ ही अपने मेज़बान मियां सैफ रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।